आपने नरभक्षी इंसानों की बहुत कहानियां सुनी होंगी, फिल्में भी देखी होंगी। ऐसी ही एक फिल्म थी रॉन्ग टर्न, जिनमें लोगों का एक ग्रुप जंगल में जाता है और कुछ नरभक्षी बन चुके विकृत इंसान उनका शिकार करते हैं। आज की कहानी स्कॉटलैंड के एक ऐसे ही कुख्यात नरभक्षी परिवार की है जिसका मुखिया सॉनी बीन था। कई लोग इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं, दंत कथा मानते हैं, तो वहीं कई इसे सच मानते हैं। कई इतिहासकारों ने भी सॉनी बीन के अस्तित्व पर अपनी राय रखी है। आज भी सॉनी बीन दुनिया के लिए सबसे डरावनी कहानियों में से एक बनी हुई है। कहते हैं कि सॉनी बीन और उसके परिवार ने अपने पूरे जीवन काल में 1000 से ज्यादा लोगों को मारकर खा लिया था। इंग्लिश क्राइम नॉवेलिस्ट डोरोथी एल सेयर्स की साल 1928 में एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसमें सॉनी बीन की कहानी थी। उस समय उनकी वो किताब इंग्लैंड की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बनी थी। साल 1977 में एक अमेरिकी हॉरर फिल्म आई थी द हिल्स हैव आइज। ये फिल्म सॉनी बीन की कहानी से ही प्रेरित है। इंग्लैंड में छपने वाली एक लोकप्रिय किताब द न्यूगेट कैलेंडर के मुताबिक सॉनी बीन का जन्म 16वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के एडिनबरा के पास हुआ था। इसके जन्म को लेकर भी कई बातें होती हैं। कई रिपोर्ट्स में मिलता है कि सॉनी बीन 1400 के दशक में था। वहीं ज्यादातर रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि सॉनी बीन 17वीं शताब्दी के आसपास स्कॉटलैंड के राजा जेम्स छठवें के शासन में था। खैर, सॉनी बीन के पिता खुदाई और झाड़ियों की काट छांट का काम करते थे और उसी से पूरे घर की आजीविका चलाते थे। बीन भी अपने पिता के काम में हाथ बटाता था, हालांकि उसका मन उन कामों में नहीं लगता था। बाद में बीन अपने पिता के व्यवसाय को छोड़कर चमड़े का काम करने लगा, पर अपने आलसी स्वभाव की वजह से उसने जल्द चमड़े का काम करना भी छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वो अपने माँ बाप को छोड़कर एयरशर में रहने चला गया। वहां उसकी मुलाकात ब्लैक एग्नेस डगलस नाम की एक महिला से हुई। वहां के लोगों का मानना था कि एग्नेस एक डायन थी, पर बीन को एग्नेस के डायन होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसे एग्नेस से प्यार हो गया। दोनों ने जल्द शादी भी कर ली। आगे चलकर एग्नेस और बीन बहुत बुरे काम करने वाले थे, जिन्हें सुनकर आप कह सकते हैं कि दोनों की जोड़ी जरूर नर्क में बनी होगी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी साथ मिलकर बुरे काम करने लगे। वो लोगों को लूटने लगे, हत्याएं करने लगे। इसी से उनकी आजीविका चलती थी। कुछ दिनों बाद बीन और उसकी पत्नी ने खुद को समाज से अलग कर लिया और एयरशर के पास बेन्नेन गुफा को अपना घर बना लिया। वो गुफा 180 मीटर गहरी थी। जब हाई टाइड होता था तो गुफा का एंट्रेंस पानी की वजह से पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता था। यही वजह थी कि बीन, उसकी पत्नी और उसके बच्चे 25 सालों तक इस गुफा में लोगों की नजरों से बचे रहे और बेइंतहा हैवानियत मचाते रहे। इस बीच बीन और एग्नेस लूटपाट तो करते ही थे, साथ में अपने मजे के लिए वो लोगों को बेरहमी से मार देते थे। धीरे धीरे बीन और एग्नेस का परिवार बड़ा होने लगा। दोनों को 6 बेटियां, 8 बेटे, 14 पोतियां और 18 पोते हुए। बीन और एग्नेस के पोते पोतियां उनके 8 बेटों और 6 बेटियों के अनैतिक संबंधों से पैदा हुए थे। बीन का परिवार कबीले में तब्दील हो चुका था, जिनमें कुल 48 सदस्य थे। कबीला बड़ा होने के कारण भोजन की जरूरत भी बढ़ती गई। बीन कबीला ऐसा कोई काम नहीं करता था या उनका कोई ऐसा व्यवसाय नहीं था जिससे वो अपना पेट भर सकें। इसके लिए बीन कबीला लूटपाट और खून खराबे पर आश्रित था। समय के साथ बीन कबीले का हर एक सदस्य ट्रेंड सैनिक बन चुका था, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो। वो अधिकतर रात के समय लोगों पर घात लगाकर हमला करते थे, जिससे उनके शिकार को कोई भनक ही नहीं लग पाती थी और वो अपना बचाव भी नहीं कर पाते थे। बीन और उसका परिवार उस इलाके से गुजर रहे छोटे समूहों और अकेले यात्रा कर रहे लोगों को अपना शिकार बनाता था। वो लोगों का सामान तो लूटते ही थे, साथ में सबूतों को मिटाने के लिए उनकी लाशों को भी अपनी गुफा में ले जाते थे। एक ऐसा समय आया जब गुफा में लाशों का ढेर लग गया। कहते हैं कि लाशों को खत्म करने की समस्या ने ही बीन कबीले को नरभक्षी बना दिया। कबीले के हर सदस्य को इंसानी मांस खाने की लत लग गई। वो पहले लाशों को छोटे छोटे हिस्सों में काटते थे, फिर उन्हें खाते थे, और अगर शरीर के कुछ हिस्से बच जाते थे
तो बीन कबीला बैरल में उन हिस्सों का अचार बना देता था। ऐसा भी होता था कि लाशों के कई हिस्से समुद्र में बहकर किनारों पर चले जाते थे। जब उस इलाके के आसपास रहने वाले गांव के लोगों की नजर उन कटी फटी लाशों पर जाती थी तो लोगों को लगता था कि इलाके से गुजरने वाले लोग किसी खतरनाक जानवर के शिकार हो गए होंगे। इसीलिए गुफा के आसपास के गांवों से गायब होने वाले लोगों पर किसी ने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जानवरों का काम मानकर किसी ने कोई जांच पड़ताल नहीं की। इससे बीन कबीला सुरक्षित रहा और अपने काम को अंजाम देता रहा। दिन ब दिन बीन कबीले का वहशीपन बढ़ता गया, जिससे लोगों के गायब होने की घटनाएं बढ़ने लगीं। समंदर के किनारों पर लाशों के ढेर मिलने लगे। इन घटनाओं ने गांव वालों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लोगों को लग गया कि ये किसी इंसान का ही काम है, ना कि किसी जानवर का। इलाके के आसपास अपराधियों की खोजबीन शुरू हो गई। कुछ लोग बीन कबीले की गुफा तक भी पहुंचे, पर उन्हें गुफा की हालत किसी इंसान के छुपने लायक नहीं लगी। किसी ने भी अंदर जाने की कोशिश नहीं की और निराश होकर गुफा के बाहर से ही लौट गए। लोगों के गायब होने का सिलसिला जारी रहा। गांव वाले इन घटनाओं से परेशान हो चुके थे। लोगों का शक वहां के स्थानीय सराय मालिकों पर भी जाता था, क्योंकि कई ऐसे मामले थे जिनमें सराय मालिक लापता लोगों को देखने वाले अंतिम ज्ञात व्यक्ति थे। लोगों को शक था कि सराय मालिकों ने ही लापता लोगों को लूट लिया होगा, फिर उन्हें मारकर उनकी लाशों को समंदर में फेंक दिया होगा। ऐसे में संदेह के आधार पर कई निर्दोषों को संदिग्ध मानकर फांसी पर लटका दिया गया। पर इससे भी लोगों के गायब होने की घटनाएं नहीं रुकी, क्योंकि दोषी तो कोई और ही था। एक रात ऐसे ही कोई पति पत्नी घोड़े पर सवार होकर मेले से लौट रहे थे। बीन कबीला पहले से ही अपने शिकार के इंतजार में घात लगाकर छुपा हुआ था। जैसे ही उन्होंने घोड़े पर सवार पति पत्नी को देखा, पीछे से उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से महिला घोड़े से नीचे गिर गई। महिला का पति एक सैनिक रह चुका था और उसके पास तलवार और बंदूक दोनों थी। पर इससे पहले कि वो अपनी पत्नी को बचाता, नरभक्षी बीन कबीला किसी जानवर की तरह उसकी पत्नी पर टूट पड़ा। उन्होंने उस महिला का पेट फाड़ दिया और उसकी अतड़ियां बाहर निकाल ली। कबीले के कुछ सदस्य उसके पति को पकड़कर घोड़े से नीचे गिराने की कोशिश करने लगे। पति भी बीन कबीले से भिड़ गया। वो घोड़े पर बैठे बैठे उन नरभक्षियों से लड़ रहा था। ठीक उसी समय करीब 30 लोगों का एक ग्रुप मेले से उसी रास्ते से लौट रहा था। जब बीन कबीले के नरभक्षियों ने उन लोगों को देखा तो पीछे हट गए और गुफा में भाग गए। सौनी बीन और उसके परिवार से वो महिला तो नहीं बच पाई, पर उसका पति बच गया। उसे वहां के मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, जहां उसने उन नरभक्षियों की कहानी बताई। ये कहानी स्कॉटलैंड के राजा जेम्स छठवें तक भी पहुंची। उन्होंने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें शिकार करने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो 400 लोगों को लेकर बीन कबीले की खोज में निकल गए। साथ में उनके सैनिक और खोजी कुत्ते भी थे। खोजी कुत्ते उन लोगों को उसी गुफा तक ले गए जिसे पहले उन लोगों ने यह कहकर नजरअंदाज कर दिया था कि इस गुफा में कोई इंसान नहीं रह सकता है। राजा जेम्स के सैनिक गुफा के अंदर गए। जब उन्होंने अंदर का नजारा देखा तो खौफ के मारे उनका कलेजा कांप गया। सौनी बीन और उसका परिवार इंसानी अंगों से घिरा हुआ था। हर तरफ कटे फटे मानव अंग पड़े हुए थे। गुफा की दीवारों को मानव अंगों से सजाया गया था। कई बैरल तो इंसानी मांस से बनाए अचार से भरे हुए थे। बीन कबीले ने जो भी लूटपाट की थी सब उस गुफा में पड़ा हुआ था। लूट के उन सामानों में गहनों का ढेर भी था। यहां से इस कहानी के 2 अंत बताए जाते हैं। पहली कहानी के मुताबिक बीन कबीले ने बिना किसी लड़ाई के हार मान ली। इसके बाद उन सभी को गिरफ्तार करके एडिनबरा के जेल में भेज दिया गया। फिर उन सभी को वहां से ग्लासगो भेज दिया गया। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय लोगों को सौनी बीन और उसके परिवार से इतनी नफरत और घृणा हो गई थी कि उन्होंने बीन कबीले के लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक सजा की मांग की। बीन कबीले के अमानवीय और घृणित कार्यों को देखते हुए बिना मुकदमा चलाए ही उन्हें सजा दे दिया गया। सौनी बीन और परिवार के पुरुषों के प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया और आग में जला दिया गया। उनके हाथों और पैरों को भी काट दिया गया। फिर एग्नस और साथ में परिवार की सभी महिलाओं को लकड़ी से बांधकर जिंदा जला दिया गया। इस तरह सौनी बीन और उसके कबीले का अंत हो गया।
वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक राजा जेम्स और उनके सैनिकों को जब बीन कबीले के ठिकाने का पता चल गया तब उन्होंने गुफा के बाहर एंट्रेंस पर बारूद लगाकर विस्फोट करवा दिया, जिससे बीन कबीले का गुफा के अंदर ही अंत हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि सॉनी बीन की एक बेटी ने बहुत पहले ही कबीला छोड़ दिया था और अपनी गुफा के पास ही गरवन शहर में बस गई थी। वहां उसने एक पेड़ लगाया जो द हेरी ट्री के नाम से फेमस हो गया। जब बीन कबीला पकड़ा गया तब बेटी की पहचान भी सबके सामने आ गई। बीन की बेटी होने की खबर लगते ही लोग उस पर भड़क गए और उसे हेरी ट्री से लटकाकर मार दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि सॉनी बीन की कहानी जानबूझकर अंग्रेजों ने गढ़ी थी। उनका मकसद स्कॉटलैंड के लोगों को बदनाम करना था, ताकि लोगों के मन में ये डाला जा सके कि स्कॉटलैंड के लोग भी सॉनी बीन और उसकी पत्नी एग्नेस की तरह ही नरभक्षी, क्रूर, जंगली और हत्यारे होते हैं। सॉनी बीन जिस समय उत्पात मचा रहा था उस दौरान का कोई भी ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जो सैकड़ों लोगों के लगातार गायब होने की बात करता हो। किसी रिकॉर्ड में यह भी दर्ज नहीं है कि स्कॉटलैंड के राजा जेम्स 400 लोगों के साथ सॉनी बीन की खोज में निकले थे। यानी सॉनी बीन की कहानी की सच्चाई का कोई भी ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि सॉनी बीन सच में था। तो सॉनी बीन की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली कहानी के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।